हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे लाइटनिंग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का टू द पॉइंट विशेषण। दोस्तों, अभी मानसून ने भारत में दस्तक दी है। मानसून के समय भारत में जो है वो बरसात होती है ज़्यादातर। और इस मानसून की वजह से, इस बरसात की वजह से कई बार ऐसा मौसम भी बन जाता है कि कड़ाके की बरसात होती है। और बिजली भी गिरती है। बिजली गिरते हुए आप सबने देखा होगा, जो बादलों में से बिजली गिरती है। ये बादलों की जो बिजली होती है वो हमेशा, वैसे तो एटमॉस्फेयर में या ऊपर स्काई में ही लिमिटेड रहती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ऐसी इनमें पावर जनरेट हो जाती है कि ये ज़मीन पे भी आ जाती हैं, ज़मीन पे भी गिर जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि ये जो लाइटनिंग होती है वो किस प्रकार क्रिएट होती है, किस प्रकार बनती है, और धरती पर इसके आने की वजह क्या होती है, और क्या क्या नुकसान इसके धरती पे आने पर हो सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि जो लाइटनिंग होती है वो क्या होती है और ये कहाँ पर आती है। ये शहरी क्षेत्र में कभी कभी महसूस होती है। ज़्यादातर ये शहरी क्षेत्र में मिला करती है। और भारत में हर साल कुल मिलाकर 2000 से 2500 जो लोग हैं, उनकी मृत्यु बिजली गिरने की वजह से हो जाती है। प्राकृतिक कारणों से आने वाली आकस्मिक मौतों में बिजली, जो ये बिजली गिरती है, इसका एक की लाइटनिंग है, इसका सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा योगदान है। कुछ साल पहले केवल 3 दिनों में बिजली गिरने से 300 से अधिक लोगों के मारे जाने की सूचना मिली थी। कभी कभी बरसात होती है, मौसम इतना खराब होता है कि बिजली लगातार गिरती रहती है, और ऐसी स्थिति में जो कम टाइम पीरियड में काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है। पृथ्वी के इस प्रकोप से वैज्ञानिक और अधिकारी दोनों ही हैरान हैं। तो इतना होने के बावजूद भी बिजली देश में सबसे कम अध्ययन की गई वायुमंडलीय घटनाओं में से एक है। जो बिजली है वो बहुत कम समय के लिए होती है, और सिर्फ सेकंड्स के लिए ही में ही ये धरती पर गिरती है। और इसके कारण लेकिन जो कैजुअलिटीज होती हैं, जो मौतें होती हैं, उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो जाता है। उसके बावजूद भी जो आकाश में जो घटनाएं घटित होती हैं, उसमें सबसे कम स्टडी जो है वो इस बिजली की जाती है। पुणे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट में वैज्ञानिकों द्वारा सिर्फ एक समूह गरज और बिजली गिरने का पूर्वकालिक काम करता है। वैज्ञानिकों के साथ काम करने के लिए पर्याप्त डेटा भी नहीं है। कुल मिलाकर इसमें देखा जाए तो जो बिजली गिरने से संबंधित जो भी अध्ययन है, जो भी स्टडी है, उस स्टडी को कंप्लीट करने के लिए जो मैन पावर है, जो फोर्स लगानी चाहिए, उसका भी नंबर काफ़ी कम है। भारत में हर साल कई हजार तूफान आते हैं, और इन तूफानों में कई बार बिजली गिरती है। आईआईटीएम या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट के डॉक्टर सुनील पवार का कहना है कि पिछले 20 वर्षों में बिजली गिरने की घटनाएं हिमालय की तलहटी के पास में बढ़ गई है। हिमालय का जो तलहटी का एरिया है, वहाँ पर बिजली गिरने का जो सिलसिला है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो आखिर ये बिजली होती क्या है और किस प्रकार ये धरती पर आती है, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। बिजली वातावरण में बहुत तेज और बड़े पैमानों पर बिजली का निर्वहन है। वातावरण में बहुत तेज पैमाने पर जो बिजली होती है उसका संचलन होता है, जिसमें से कुछ तो पृथ्वी की सतह की ओर निर्देशित होती हैं। ये डिस्चार्ज जो विशाल नमी वाले बादलों के कारण उत्पन्न होती है। ऐसे बादल जिसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत काले काले बादल होते हैं, ब्लैक शेड के जो बादल होते हैं। आपने ज्योग्राफी में जो क्लाउड्स के टाइप काफ़ी सारे पढ़े होंगे, उसमें से एक ब्लैक कलर के जो क्लाउड होते हैं जिनमें नमी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें वो 10 से 12 किलोमीटर तक ये लंबे होते हैं। एक सिंगल बादल होता है, बीच में टूटे बादल नहीं होते हैं। इन बादलों का आधार आमतौर पर पृथ्वी की सतह से 1-2 किलोमीटर के भीतर ही होता है, जबकि इनका शीर्ष 12 से 13 किलोमीटर तक हो सकता है। इन बादलों के ऊपर का तापमान -35 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। -35 से -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये तापमान होता है, बादलों का जो ऊपर का एरिया होता है। जैसे ही जल वाष्प में बादल के ऊपर की ओर बढ़ता है, गिरते तापमान के कारण यह संघनित हो जाता है। जैसे जैसे जो जल होता है वो बादल के ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे क्लाउड हैं, और इनके ऊपर जैसे जैसे ये पानी ऊपर की ओर बढ़ेगा,
तो ऊपर की ओर बढ़ने के कारण इसका जो तापमान होता है वो कम होने लगता है और ये कंडेंस होने लगती हैं। पानी की छोटी छोटी बूंदें ऐसे इकट्ठा होने लगती हैं और कंडेंस हो जाती हैं। कंडेंस होने के कारण इस प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है और ये जो एनर्जी रिलीज होती है, आपको पता है कंडेंस होने में एनर्जी रिलीज होती है जो पानी के अणुओं को और ऊपर की ओर धकेलती है। इससे पानी के जो अणु होते हैं वो और ऊपर की तरफ पुश किए जाते हैं। जैसे ही वे 0 डिग्री से नीचे के तापमान पर जाते हैं, पानी की बूंदें छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में बदल जाती हैं। जैसे ही ये जो ऊपर जो एनर्जी डिस्चार्ज की वजह से ये जो बूंदें ऊपर जाती हैं वो जीरो से नीचे जैसे ही जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो पानी की बूंदें हैं वो ठोस हो जाती हैं और ठोस होकर जो बर्फ का आकार ले लेती हैं, जिन्हें हम ओलों के नाम से जानते हैं। तो ओले बनने की यही प्रक्रिया होती है। इसी प्रक्रिया में ओले बनते हैं और ये ओले बनने के बाद में पृथ्वी पर नीचे गिरते हैं। ये बढ़ते रहते हैं तथा अपना द्रव्यमान इकट्ठा करते रहते हैं जब तक कि इनमें इतना पानी न बन जाए, ना इतने भारी ना हो जाए कि पृथ्वी पर गिरना शुरू हो जाए। बादलों का जो एरिया इन्हें होल्ड करके रखता है, उस होल्ड करने के लिए जो बादलों उनको पार करने के लिए जो द्रव्यमान चाहिए होता है, वो द्रव्यमान जब इन पानी की बूंदों में जो कि ठोस हो चुकी हैं, अब क्रिस्टल बन चुकी हैं, इनमें जब अवेलेबल हो जाता है तो ये जो ठोस क्रिस्टल हैं वो नीचे धरती पर आ जाते हैं और जिन्हें हम ओलों के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसी प्रणाली की ओर ले जाता है जिसमें एक साथ छोटे बर्फ के क्रिस्टल ऊपर जाते हैं और बड़े जो क्रिस्टल होते हैं वो नीचे आते हैं। छोटे जो एक अगर मान लीजिए बरसात बहुत टाइम से हो रही है और बरसात बहुत टाइम से होने की वजह से जो रेगुलर है जो पानी की बूंदें हैं वो ऊपर जाती हैं और वहां से ये ठोस में तब्दील होकर ओलों के रूप में तब्दील होकर नीचे आती रहती हैं। तो ये जो दोनों प्रोसेस हैं वो साइमल्टेनियसली एक साथ चलते रहते हैं। सतत टकराव होता रहता है और इनमें इलेक्ट्रॉन की रिहाई को ट्रिगर करता है। इसमें जो इनके ऊपर नीचे आने से जो इनके बीच में कोलिजन भी होता है, टकराव भी होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिजली की चिंगारी के उत्पादन के समान है। जब ये ऊपर से पानी की बूंदें ऊपर जाती होती हैं और बर्फ के जो टुकड़े हैं, जो ओले हैं, वो नीचे आ रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों की आपस में भिड़ंत होती है और ये चार्ज पार्टिकल होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी रिलीज होती है और चिंगारी, जिसे हम बिजली की चिंगारी यहाँ पर बोल रहे हैं, वो रिलीज होती है। जैसे जैसे गतिमान मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक टकराव और अधिक इलेक्ट्रॉन का कारण बनते हैं, एक श्रृंखला में प्रतिक्रिया भी होती रहती है। जितना ही बड़ा ये एरिया होता है, जितने बड़े एरिया पे ये प्रक्रिया चलती है, उतने ही बड़े जो इलेक्ट्रॉन हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, वहाँ पर निकलते रहते हैं। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे बादल की ऊपरी परत धनात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। जो बादल का जो ऊपरी जो एरिया होता है, जो ऊपरी परत होती है, वो इसके परिणाम स्वरूप पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और पॉजिटिव चार्ज होने के बाद में जब इसकी मिडिल लेयर होती है वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है। मिडिल अपर लेयर पॉजिटिव चार्ज रहती है और जो मिडिल लेयर है वो नेगेटिव चार्ज पे रहती है। दोनों परतों के बीच विद्युत का जो संभावित अंतर होता है वो बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर कहने के लिए हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो चार्ज का डिफरेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है, जो कि 1 अरब से 10 अरब वोल्ट के क्रम में हो सकता है। आप देखिए 1 अरब से लेकर 10 अरब तक का जो है ये हो सकता है। बहुत कम समय में परतों के बीच 1 लाख से अधिक मिलियन एम्पियर के क्रम में एक विशाल धारा प्रवाहित हो जाती है। जब समझिएगा, जब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होगा। इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होने की वजह से अब इसमें जो वोल्ट हैं वो 1 अरब से 10 अरब तक हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की बिजली का यहाँ पे उत्पादन होगा। यहाँ पे जो बिजली का उत्पादन होता है वो 1 लाख से अधिक एक एम्पियर का जो यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह यहाँ पर होता है। अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और इससे बादल की दो परतों के बीच वायु स्तंभ गर्म हो जाता है। यह गर्म बिजली के दौरान वायु स्तंभ को लाल रंग का रूप देती है। जैसे ही गर्म हवा का स्तंभ फैलता है, यह शॉक वेव पैदा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप गड़गड़ाहट होती है। जो बादल बिजली जब चमकती रहती है तो उसके साथ में पहले जो बादल भी होते हैं वो भी गड़गड़ाते हैं। वो बादल किस वजह से उनके गरजने की आवाज आती है। अत्यधिक मात्रा में जब ये यहाँ पर विद्युत का प्रवाह होता है दोनों
लेयर के बीच में। तो विद्युत का प्रवाह होने से यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा होने के कारण जो दोनों परतें हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो परत हैं, उन दोनों परतों के बीच में एक वायु स्तंभ गर्म हो जाता है। इस वायु स्तंभ के गर्म होने से इसका जो रंग है वो लाल हो जाता है। जो गर्म हवा का स्तंभ फैलता है, और गर्म हवा का जो ये स्तंभ है वो गर्म होने की वजह से फैलने लगता है, और इस फैलने के कारण ही जो बादलों में गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। तो इस प्रकार जो बिजली है वो इसमें हमने जो तीनों की चर्चा की है, किस प्रकार से ओलों का निर्माण होता है, किस प्रकार से बिजली बनती है, और किस प्रकार से गड़गड़ाहट होती है, तो इन तीनों का ही यहाँ पे वर्णन दिया गया है। अब हम समझते हैं कि ये जो करंट होती है वो बनती तो बादलों के बीच में है। जो अपर लेयर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, मिडिल लेयर, उन दोनों के बीच में बिजली बन रही है। लेकिन किस प्रकार ये जो बिजली है वो धरती पर पहुंचती है, तो आइए इसको समझते हैं। जो पृथ्वी, जो आपको पता है कि विद्युत का सुचालक है, यह विद्युत के रूप में तटस्थ है। और हालांकि बादल की मध्य पदार्थ की तुलना में यह सकारात्मक रूप से चार्ज होती है। बादल की जो मिडिल लेयर है, जो कि नेगेटिव चार्ज है, उसकी तुलना में ये जो धरती है वो पॉजिटिव चार्ज होती है। तो आप इस प्रकार से अब ये स्थिति बनेगी, जो अपर लेयर है वो पॉजिटिव है, मिडिल लेयर है वो नेगेटिव है, और जो अर्थ की लेयर है वो भी पॉजिटिव है। तो इस वजह से लगभग 15 से 20% जो करंट है वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो जाता है। जो चार्ज है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तरफ चलता है। तो मेजर चार्ज तो जो है वो अपर लेयर की तरफ ही जाता है, लेकिन जो 15 से 20% है या 25% जो करंट है वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवन और संपत्ति को नुकसान होता है। और ऐसी स्थिति में जो धरती पर बिजली है वो गिरती है। तो बहुत ही कम, आप देखिए 15 से 20% यहाँ पे कहा जा रहा है। 25% भी हम माने तो भी जो टोटल जो बिजली का उत्पादन हो रहा है, जो टोटल जो बिजली बन रही है, उसका सिर्फ ये 25% ही है। तो 25% के हिसाब से आप समझिए कि कितना बड़े लेवल पे बादलों के बीच में जो दोनों परतें हैं उनके बीच में बिजली का उत्पादन होता है। पेड़ों, टावरों और इमारतों में इनको कई नुकसान होता है। बिजली गिरने की संभावना इनमें जो ऊंचाई पर होते हैं उनमें अधिक होती है। जो सतह से 80 से 20 मीटर की दूरी पर होते हैं तो बिजली इन लंबी वस्तुओं को और अपना रास्ता बना लेती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा बिजली का एक खराब संवाहक है, और हवा के माध्यम से यात्रा करने वाले इलेक्ट्रॉन एक बेहतर कंडक्टर और अपेक्षाकृत सकारात्मक रूप से चार्ज पृथ्वी की सतह के लिए सबसे छोटा मार्ग तलाशते हैं। जो ऊपर की लेयर होती है, इसमें ये कहा गया है कि जो ऊंची बिल्डिंग है, जो ऊंची बिल्डिंग होती हैं, जो मान लीजिए यहाँ पर बिजली ट्रेवल कर रही है, और ये हवा है, हवा जो है बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का। एयर है, बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को ख़त्म करने की कोशिश करती है, सही तरह से ट्रैवल नहीं कर पाती है। ऐसी स्थिति में जो बिजली होती है वो उसका ऐसा ही ट्रेंड रहता है कि वो किसी ऐसी चीज पर जाके गिरे जिससे कि उसका जो ट्रेवल है वो आसान हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जो ऊंची बिल्डिंग है, जो कंक्रीट की बनी हुई होती हैं, जो मिट्टी की सतह से डायरेक्ट जुड़ी हुई होती है, उनमें वो बिजली जो है आकर सबसे पहले गिरती है। तो इसी वजह से जो बड़ी इमारतें होती हैं, जो ऊंची इमारतें होती हैं, उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो ऐसी स्थिति में जब बिजली गिरती है तो जान और माल का दोनों का नुकसान होता है। तो किस प्रकार से इस बिजली जब गिरती है, तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। नेचुरल जो फिनोमेना होने की वजह से इसे रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इससे होने वाले जो दुष्परिणाम है, जो इनके जो कैजुअलिटीज हैं, उनको मिनिमल किया जा सकता है कुछ चीजों के बारे में उनकी व्यवस्था करके। जैसे बिजली शायद कभी लोगों को सीधे प्रभावित करती है, लेकिन ऐसे हमले लगभग हमेशा घातक होते हैं। जो ये बिजली होती है वो आदमी को सीधे प्रभावित करती है, किसी भी व्यक्ति पे या जानवरों पे या किसी भी बिल्डिंग पर जो है वो सीधी आकर गिरती है। लोग आमतौर पर ग्राउंड करंट की चपेट में आते हैं। विद्युत ऊर्जा पृथ्वी पर एक बड़ी वस्तु से टकराने के बाद कुछ दूर के लिए पार्श्व के रूप में जमीन पर फैल जाती है। जब बिजली मान लीजिए किसी जैसे किसी पेड़ पर गिरी है, तो उस पेड़ पर वो बिजली गिरने के बाद में जो उसके आसपास का ये जो एरिया होता है वहां पर जमीन पर फैल जाती है, और इस क्षेत्र के लोगों को बिजली के झटके महसूस होते हैं। जब वो गिरती है तो यहाँ पर गिरने की वजह से जो आसपास के लोग हैं
यहाँ पे मान लीजिए लोग रहते हैं या कोई खड़ा है यहाँ बीच में, तो उसे बिजली का झटका महसूस होगा। और अत्यधिक खराब हो जाता है ये स्थिति जब जमीन गीली है, और जमीन गीली होती है तो वहाँ पर पानी अवेलेबल होता है। पानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, तो कंडक्टर होने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो और अधिक सही तरीके से वहां पर संचालित होती है। यदि उस पर धातु या असंवाहक सामग्री हो तो भी ऐसी स्थिति बनती है। पानी एक संवाहक है जो जिसमें करंट तेजी से और सही तरीके से दौड़ता है। लोग धान के खेतों में खड़े होकर काम करते रहते हैं। धान की जो फसल होती है वो इस तरीके से पूरी पानी में डूबी रहती है। तो अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़े होकर कार्य कर रहा है तो उसे बिजली अगर मान लीजिए आसपास में गिरी है तो उसे महसूस होती है, और ऐसी स्थिति में उसकी जान जाने का भी खतरा रहता है। मौसम विभाग के नियमित रूप से आंधी तूफान की चेतावनी जारी करता रहता है। एक निश्चित स्थान पर गरज के साथ भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, न ही संभावित बिजली गिरने की सही समय की भविष्यवाणी करना ही संभव है। इसी कारण तेज बरसात के समय में किसी पेड़ के नीचे शरण लेना खतरनाक हो सकता है। जमीन पर सपाट लेटना भी खतरनाक हो सकता है। तूफान में लोगों को घर के अंदर जाना चाहिए, हालांकि घर के अंदर भी उन्हें बिजली की फिटिंग तारों, धातु और पानी को नहीं छूना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जिन प्रिकॉशंस की वजह को करके जो बिजली है उसकी वजह से जो नुकसान हमें हो रहा है, जो जान और माल का नुकसान हो रखा है, उसकी अवेयरनेस अगर हम फैलाएं तो इन नुकसानों को बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से पूरे लेक्चर में हमने समझा है कि किस प्रकार से जो बिजली है उसका बनना होता है, किस प्रकार से जो बादल हैं वो गरजते हैं, किस प्रकार से और ओलों का निर्माण होता है, और ये जो बिजली है वो आम जीवन को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती है, किस प्रकार से उसका उस पर अपना असर डालती है। तो दोस्तों आज के टू द पॉइंट विशेषांक में सिर्फ इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। साथ ही जो बेल बटन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियोस जो हमारे रेगुलरली करंट अफेयर्स से संबंधित हमारे चैनल पे आते रहते हैं उनकी जानकारी तुरंत आपको मिल जाए। हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी आप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।